निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, सह प्राध्यापक सेज विश्वविद्यालय भोपाल। हम लोगों ने व्याख्यानमाला की कड़ी में अलग अलग विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और अब इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण विषय है मंगोल आक्रमण और उसका प्रभाव। दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का आक्रमण एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, जिसको शासकों द्वारा उनके आक्रमण को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। यह विषय के माध्यम से मंगोल आक्रमण और दिल्ली सल्तनत पर उसके प्रभाव को हमें आज समझने का अवसर मिलेगा। विषय के माध्यम से मंगोल सैन्य पद्धति को भी आज हमें समझने का अवसर मिलेगा। प्रिय छात्रों, मंगोल नेता चंगेज खान के विषय में भी आज हमें जानने को अवसर मिलेगा। दिल्ली सल्तनत द्वारा बनाई गई सीमांत नीति को भी समझने का आज हमें अवसर मिलेगा। मंगोल आक्रमणकारियों के सैन्य तकनीक को समझने का अवसर प्राप्त होगा। मंगोल आक्रमण दिल्ली सुल्तानों के समक्ष भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा का प्रश्न सदैव विद्यमान रहता था। मंगोल आक्रमणों के द्वारा उत्तर पश्चिम की सीमा हमेशा अशांत बनी रहती थी, जिससे दिल्ली सुल्तानों का शासन हमेशा अनिश्चित बना रहता था। इस दिशा से भारत को मंगोल आक्रमणकारियों के आक्रमण का भय सदैव बना रहता था। इस समस्या को सुलझाने में दिल्ली के सम्राटों को सेना की शक्ति का विस्तार करना पड़ा और अपनी सीमा की सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना पड़ा। दास वंश के शासक इल्तुतमिश के समय में मंगोल सरदार चंगेज खां ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत में घुस आया, परंतु सुल्तान इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया। उसने दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाते हुए ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन को समर्थन और संरक्षण देने से इनकार कर दिया, जिससे द्वार पर खड़ी मंगोल सेना चंगेज खां के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं की। चंगेज खां के पोते मंगू ने सुल्तान बहराम शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। इस बार शाही सेना ने मंगोलों को हराकर भगा दिया। बलबन के शासनकाल में मंगोलों के भीषण आक्रमण हुए थे। बलबन ने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश की रक्षा का भार अपने पुत्र को सौंप दिया। बलबन ने एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण किया और अनुभवी पठान सैनिकों को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। बलबन के शासनकाल में मंगोलों ने अनेक आक्रमण किए, परंतु सुदृढ़ व्यवस्था से उन्हें आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिली। खिलजी वंश के शासकों को भी मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का केवल एक आक्रमण 1292 ईस्वी में हुआ। सुल्तान ने स्वयं शत्रुओं का सामना किया और उन्हें परास्त करके पीछे हटा दिया। 1245 ईस्वी में मंगोलों से लोहा लेकर अपने सामरिक गुण का प्रमाण दिया। आगामी वर्ष जब नासरुद्दीन महमूद सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसने बलबन को अपना मुख्यमंत्री और अमीर हाजिब के पद पर आसीन किया। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली को जीतने के लिए बार बार प्रयत्न किए और हर बार उन्हें परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए सीमावर्ती किलों एवं दिल्ली के किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण और अन्य सैन्य एवं आर्थिक सुधार भी उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में किए। अलाउद्दीन ने बलबन की नीति का अनुसरण किया, फलतः मंगोलों से खिलजी साम्राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंची। गयासुद्दीन तुगलक के समय में उनका आक्रमण हुआ, किंतु आक्रमणकारियों के नेता पराजित हुए और बंदी बनाकर
दिल्ली लाए गए। सबसे भयंकर मंगोल आक्रमण 1328 से 1329 ईस्वी के बीच में हुआ, जिसका नेता तासीरी था और तासीरी इस बार बदायूं तक पहुंच गया। उसने घोषणा की कि वह महान तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज है और परिस्थितियों ने ही उसे गुलाम बनाया था। मोहम्मद तुगलक ने उन्हें पराजित किया और गुरदासपुर के जिले में कालानौर तक उनका पीछा किया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में सल्तनत में मंगोल आक्रमणों से मुक्त रहा। मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत की आंतरिक एवं बाह्य नीति पर मंगोलों के आक्रमण का गंभीर प्रभाव था। जब तक यह संकट था तब तक सुल्तानों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ी। मंगोलों के आक्रमण से देश के धन और जन की अपार क्षति हुई, असंख्य सैनिक मारे गए और आक्रमणकारियों ने देश से अथाह संपत्ति लूटकर अपने साथ ले गए। मंगोलों के आक्रमण का दिल्ली सल्तनत पर बुरा प्रभाव पड़ा। शासकों का सारा ध्यान इसी ओर लगा रहता था, जिसके कारण आंतरिक व्यवस्था में भी अशांति पैदा हो जाया करती थी। बार बार के आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर बना दिया। मध्य पूर्व के इस्लामी राज्यों में मंगोल आक्रमणों के परिणाम स्वरूप बहुत से प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञों, कवियों, इतिहासकारों, रहस्यवादियों, सूफी, शेखों, धार्मिक नेताओं और अनेक प्रमुख परिवारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों से पनाह एवं शाही संरक्षण मांगा। सूफी शेखों ने न केवल हिंदू दर्शन और धर्म का गहरा अध्ययन किया, बल्कि हिंदुओं को इस्लाम के वास्तविक सिद्धांतों एवं पैगंबर की शिक्षा से भी अवगत कराया। इस्लामी जगत के पूर्वी भाग से देशांतरण करते हुए कारीगर और व्यापारी अपने शिल्प, तकनीक और कार्य प्रणालियों के साथ साथ व्यक्तिगत संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज भी लाए, जिसने भारतीय संस्कृति को कई दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर समृद्ध बनाया। भारतीय सुल्तानों ने सीमावर्ती जातियों को नियंत्रण में रखने या उनसे मित्रता के बराबर प्रयास किए, क्योंकि ये जातियां न केवल उन्नत हथियार बनाने में निपुण थीं, बल्कि मंगोलों की युद्ध संबंधी रणनीति एवं उनके तौर तरीके से भी अच्छी तरह परिचित थी। मंगोल आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में इजतिहाद विचारधारा का पदार्पण हुआ। इसने भारत में स्वतंत्र तर्कवाद की राजनीतिक विचारधाराओं को पनपने में सहायता दी। उत्तर पश्चिम भारत का यह क्षेत्र सामरिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अतः इल्तुतमिश एवं बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक सभी सुल्तानों ने अपने आधार को मजबूत करते हुए मंगोलों पर विजय हासिल की, जिससे न केवल उनकी स्थिति सुरक्षित हुई, बल्कि उच्चतर स्थिति में भी पहुंचा दिया। यह विषय दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण के प्रभाव को समझाने में एक महत्वपूर्ण संदर्भ था। दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के आक्रमण के फलस्वरूप मैंने अभी बताया, दार्शनिक, साहित्यकार, सूफी संत ने आकर के दिल्ली राजधानी में अपना निवास स्थान बनाया, जिससे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में एक नई विचारधारा और एक नए दर्शन का विकास हुआ। मंगोल नेता चंगेज खां ने इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था और अपने साथ एक विशाल सेना लेकर आया था, लेकिन इल्तुतमिश के दूरदर्शितापूर्ण रणनीतिक कौशल ने चंगेज खान को बिना आक्रमण किए भारत से वापस जाने का अवसर दिया। इस विषय के माध्यम से मंगोलों की सैन्य विशेषताओं को समझने का अवसर मिला। मंगोलों की सैन्य विशेषता यह थी कि उनकी घुड़सवार सैनिक बहुत तेज या चलते थे और उनकी तीर जो है वह जानवरों की सींग से बनाई जाती थी, जिसका जब प्रत्यंचा वो चढ़ाते थे धनुष पे तो वह धनुष पूरे गोल हो जाती थी, गोलाकार हो जाती थी, और जैसे ही बाण छूटता था और वह तेजी से फिर उसी आकार में आ जाती थी, जिससे घुड़सवार सैनिक घोड़े पर चलते हुए ही तीर चला लेते थे। तीरों की जो धनुष होती थी उसकी लंबाई बहुत छोटी होती थी, क्योंकि वह सींगों से बनाई जाती थी, तो वह बहुत छोटी होती थी और घुड़सवार सैनिक घोड़ा दौड़ाते ही अपने तीर से बाण चला देते थे, जिससे उनके सैनिकों के पहुंचने से पहले ही बहुत सैनिक दूसरी सेना के हताहत और मृत्यु हो जाती थी।
सल्तनत काल में सीमांत क्षेत्रों के सामरिक महत्व को समझने का अवसर मिला। मैंने बताया सीमांत क्षेत्र जो था, जिसको दोआब भी हम लोग बोलते हैं, यह बहुत ही उपजाऊ और धन संपदा का क्षेत्र था, जिसका सामरिक महत्व क्या है, युद्ध महत्व, जो इसका युद्ध में जिसका महत्व हो उसको हम लोग सामरिक महत्व कहते हैं। तो यह पश्चिम के क्षेत्र से हमेशा मंगोल आक्रमण होते थे। तो अगर अपनी सीमा कमजोर होगी तो दिल्ली में बैठा शासन तंत्र भी कमजोर रहेगा। इस बात को समझ करके अलाउद्दीन खिलजी ने सीमांत क्षेत्रों में दुर्ग और बलबन ने दुर्गों का एक जाल बनाया, और सीरी का किला जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था वह मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए ही बनाया गया महत्वपूर्ण किला था। इस विषय के माध्यम से मंगोल तकनीक एवं विज्ञान के भी प्रभाव को मैंने समझा। मैंने बताया कि मंगोलों ने जो उनकी धनुष होती थी घोड़ों जानवरों के सींग से बनाई जाती थी, घोड़ों में नाल जो लगाए जाते थे वह मंगोलों के साथ है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ते थे, पत्थरों पर भी तेज दौड़ते थे। इसके पहले घोड़ों में नाल नहीं लगाए जाते थे, तो अपने साथ नाल लेकर के आए थे। सल्तनत काल में ही हम देखते हैं मंगोल आक्रमणों के फलस्वरूप जिराब आने लगा, जो घोड़ों के ऊपर रखा जाता था, जिसको पहले घोड़े के ऊपर लोग बैठते थे, लेकिन बाद में एक सीट जैसा जो बनाया जाने लगा वह मंगोल आक्रमण का ही फल था। नकाब जो घोड़े के लगाम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो घोड़े को जिससे खींचा जाता था, यह भी मंगोलों के आक्रमण उनकी तकनीकी कौशल एवं विज्ञान का एक उत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो इस विषय के माध्यम से हमने मंगोलों की वैज्ञानिक कौशल, तकनीकी कौशल और उनके सामरिक कौशल को जाना, और सल्तनत कालीन सल्तानों द्वारा उसको रोकने के लिए जो सैन्य शक्ति या जो रणनीति अपनाई गई उसके विषय में हम लोगों ने आज जाना। मंगोल आक्रमण का खिलजी साम्राज्य पर प्रभाव लिखें। खिलजी साम्राज्य पर प्रभाव यह था कि दिल्ली सल्तनत को खिलजी जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था उसने वहाँ पर रोकने के लिए अनेक दुर्गों का जाल बिछाया, जिससे दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा मिले, और सीरी का महत्वपूर्ण किला इसी समय बनाया गया। मंगोल सैन्य शक्ति की विशेषताओं की व्याख्या करें। सैन्य शक्ति की विशेषता मैंने बताया कि सैन्य शक्ति की प्रमुख विशेषता उनके घुड़सवार सैनिक थे, उनके तीर और कमान थे, घोड़ों में लगे नाल थे, जो कि और उनके तीर बहुत छोटे और बहुत नुकीले होते थे, वह जिससे कि बहुत दूर तक जा सके। लंबे तीर, वजन वाले तीर दूर तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनकी तीर छोटी होती थी और उनके धनुष भी छोटे होते थे, जो तेजी से चलती हुई घुड़सवार सैनिकों की सेना के साथ चलाए जाते थे। ठीक है प्रिय छात्रों, अंतिम क्वेश्चन जो इस विषय से हमको लगता है महत्वपूर्ण बनेगा, सल्तनत कालीन सीमांत नीति की व्याख्या कीजिए। सल्तनत कालीन सीमांत नीति क्या है? सीमांत क्षेत्र, जो सीमांत क्षेत्रों में सामरिक योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए बनाई गई जो नीति थी उसी को हम सीमांत नीति कहते हैं। सीमांत नीति क्या थी? यह जो मंगोल या आक्रमणकारी किसी भी सेना को रोकने के लिए सीमा प्रदेश में, दिल्ली सल्तनत के सीमा प्रांत क्षेत्रों में जो रणनीति अपनाई गई उसे हम सीमांत नीति कहते हैं। मुझे लगता है कि जो विषय हम लोगों ने आज सुना और समझा, इसके माध्यम से आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे लेंगे। इसी के साथ आज का अपना व्याख्यानमाला का सत्र समाप्त हुआ। धन्यवाद।